मतलब नाहक इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं, नाहक। नवाज शरीफ साहब जब जेल गए, मरियम नवाज साहिबा जब जेल गई थी, तो कौम को पता होगा कि वो एक पनामा इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था इनकी करप्शन का। नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हो गया, नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हो गया। नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है 15 सीटें नहीं वो इंतखाबात में जीत सकी। राना सनाउल्लाह साहब के मनसब पे इस वक्त आपको पता है मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं। आप भी फैमिली वाले हैं, 800 रुपए का सूट कभी आपने अपनी फैमिली को लेके दिया? देखिए ना, ये इनकी जबड़ी है। दुनिया की कोई भी जेल जो है वो इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक कैद में नहीं रख सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर डार मौजूद हैं। उमर भाई, ईद गुजरी है और आपकी फैमिली ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है, कुर्बानियाँ भी दी हैं, घर भी तबाह हुए, जेलों में भी आप लोग रहे, तो ये ईद कैसी मनाई जो अभी कुछ दिन हुए गुजरे हैं और अब कैसा हाल जा रहा है, कैसी फैमिली हालात वाक़ियात बताएं सबसे पहले तो। अली भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, ये जो आपने ईद की बात की है कि ईद कैसी गुजरी है, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी ईद गुजरी है जी। क्योंकि जो लास्ट ईद थी वो ईद कुर्बान, जो जिसे बड़ी ईद हम कहते हैं, हाँ, तो उस ईद पे ना हमारी सारी फैमिली जो थी वो बिखरी हुई थी जी। ईद कुर्बान पे ना, जो इससे पहले लास्ट गुजरी थी, तो पूरी फैमिली के कुछ लोग कहीं हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ कहीं हैं, यानी हमारी फैमिली इकट्ठी नहीं थी। और ये तो आपको पता है, पाकिस्तान की ये रवायत है, ईद करने तो जो बाहर ममालिक में होते हैं वो भी अपने घर वापस आते हैं, अपने मुल्क वापस आते हैं ईद करने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ। तो अनलकीली उस वक्त हालात ऐसे थे कि हमारा पूरा कुंबई जो था वो बिखरा हुआ था। मैं कहीं था, उस्मान डार कहीं था, मेरा भाई आमिर कहीं था, इमरान डार कहीं था, हमारी फैमिलीज कहीं थी। तो ये ईद शुक्र है अल्लाह ताला का कि इस ईद पर हमारी सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी थी और मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूं। उमर भाई, ये बताएं, जब आप जेल में थे या जब आपको ले गए और चिल्ला आपने काटा, तो जब क्या सोचते थे आप? आपको था इल्म कि आपकी साहबजादी ऐसे निखर के आएगी? बोल रही हैं आपकी वालदा एक लीडर जो है बन के सामने आई है ये सारे मामलात के दरमियान, तो आप जेल में उस वक्त क्या सोच रहे थे? देखिए, जब तो मैं चिल्ले में था ना, तो चिल्ले के दौरान तो आपको ये भी नहीं पता होता कि अभी दिन है, रात है, वक्त क्या चल रहा है। बाहर की जो दुनिया ना, उससे आपके तमाम राब्ते जो हैं वो मुनक़िता हो जाते हैं चिल्ले में। तो उस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था मालूम, ना ही कि मेरी बेटी जो है, मतलब वो इतनी दिलेरी और इतनी बहादुरी के साथ जो है वो सामने आएगी। और हमारी वालदा तो ऑलरेडी इस जंग में पहले ही कूदी हुई थी। आपको याद होगा जब उस्मान का इंटरव्यू आया था, तभी उसके फौरी बाद हमारी वालदा का रद्द अमल आ गया था। अब जब मैं चिल्ले में था तो मेरी बेटी जिस तरह सामने आई, हकीकत यकीन जाने जब मैं वापस घर आया और जेल से जब मैं वापस घर आया और मैंने सारी सूरत हाल को देखा, अपनी बेटी के उस किरदार को देखा, तो मुझे बहुत फख्र हुआ अपनी बेटी के ऊपर, बहुत फख्र हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं उमर भाई, जब आप जेल में थे और ये पीछे सारा मामला हो रहा था, जैसे उस्मान डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई या इंटरव्यू आया, तो घर में लोगों ने कह दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम पीटीआई के साथ खड़े हैं। तो आप पे भी प्रेशर तो होगा कि कोई इंटरव्यू दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसको कैसे आपने मैनेज किया? और फिर फैमिली भी ऐसी हो कि अगर आप कोई पीटीआई के खिलाफ बात करें या बानी पीटीआई जो है इमरान खान के बारे से बात कोई करेंगे तो फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये भी एक चीज़ बड़ी होती है ना बंदे में कि मैं कोई बात करूँ, चलो फैमिली वाले तो गले लगाएंगे, यहाँ तो इस फैमिली में तो वो भी सिस्टम नहीं था। तो कैसे देख रहे थे इन सब चीज़ों को? देखें अली, यकीनन प्रेशर था, मुतालबा था, लेकिन हकीकत ये है कि मैं समझता हूँ कि इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है। अगर मैंने कोई ऐलान नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो मैं समझता हूँ इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है। ये मेरे अल्लाह की ज़ात का मुझ पे फजल रहा, करम रहा
कि वो ही मुझे बाइज्जत जो है वो निकाल के वहाँ से ले गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जेल वगैरह भी सारे मामला देख लिए, जब आप वापस आए तो अब तरीके इंसाफ के जो हालात हैं, पंजाब में ओपोजिशन बन गई, ओपोजिशन लीडर आ गए, और ऊपर भी खान साहब के बगैर तरीके इंसाफ का वो चाम, वो चीज़ वर्कर्स या कह लें नीचे सतह पे नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ खान साहब को ही देखना चाहते हैं। तो अब प्रैक्टिकली तौर पे क्या होने जा रहा है, पीटीआई क्या करने जा रही है आगे? देखें, एक तो ईद के बाद हमारा यही है कि हम ये जो पार्टी का स्टोलन मैंडेट है उसके लिए और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है हम लोग पुरअमन तौर पर सड़कों पर आकर मुतालबा करेंगे कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उन्हें मेरिट की बुनियाद के ऊपर साफ शफाफ जो इमरान खान साहब का हक है उन्हें वो इंसाफ मिलना चाहिए। ये तो आपको पता है, ये कोई केसेस हैं, इद्दत केस, ये साइफर केस, और ये मतलब नाहक इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं, नाहक। और मैं आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब जेल गए, मरियम नवाज साहिबा जब जेल गई थी, तो कौम को पता होगा कि वो एक पनामा इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था इनकी करप्शन का। वो कोई तरीके इंसाफ या इमरान खान साहब ने इंकशाफ नहीं किया था। और फिर नवाज शरीफ साहब उसकी मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे। कतरी खाता आ गया, मरियम बीबी का भी बयान आया कि मेरी बाहर तो दूर पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में उनके भाइयों ने कहा, इस टाइम नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। पहले उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया, आपको पता है, अखबारात, इश्तिहारात, वो खुद भी कहते थे। फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, उनकी साहबजादी वज़ीर आला बन गई। अब वो चुप हैं। कोई कुछ जराए, कुछ सोर्स कह रहे हैं कि कुछ बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, वो कुछ जो उनके साथ माजी में हो वो भी बताने जा रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? कोई तरीके इंसाफ का इसको फायदा होगा उनके बोलने का? देखिए, मैं जो उनकी ये पार्टी के अकाबरीन हैं उनकी बातें सुनता हूँ, और मोस्टली लोग यही कहते हुए टीवी चैनल्स के ऊपर नज़र आते हैं। मीडिया स्टेटमेंट उनकी यही होती हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हो गया, नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हो गया। और भाई, क्या धोखा हो गया नवाज शरीफ के साथ? जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को लाया गया पाकिस्तान में, पूरी कौम ने देखा, जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया, और फिर जिस तरह मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात जितवाने के लिए जिस तरह की कोशिशें की गई, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके हल्के में क्या हुआ था? अब देखिए, मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि भाई, धोखा तो आप इसे कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान की अवाम ने उनका बड़ा वेलकम किया। इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम ने मियां नवाज शरीफ की जमात को जितवाया अक्सरियत से, और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनाया जाता, किसी और को वजीर आजम बना दिया जाता है। चलो, ये तो बात समझ में आती है कि जी नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, अवाम ने उनको वोट दिया, और अवाम उन्हें वजीर आजम देखना चाहती थी। अब वजीर आजम वो नहीं बने, उनके भाई बन गए। इसको तो कहते हैं धोखा। और बाबा, यहाँ तो नवाज शरीफ साहब खुद हार गए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है 15 सीटें नहीं वो इंतखाबात में जीत सकी। तो नवाज शरीफ साहब के साथ क्या धोखा हुआ है? मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब और पूरी मुस्लिम लीग नून ने इस्टेब्लिशमेंट को धोखा दिया है। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इस धोखे में रखा हुआ था कि इन इंतखाबात में हम कोई 100 के करीब सीटें ले जाएंगे। और बाद में जब इलेक्शन हुए हैं तो मुस्लिम लीग नून हकीकत में तो 15 से भी ज्यादा सीटें नहीं ले सकी। और फिर ये फॉर्म 47 जो है उसके जरिए ये 15 सीटों वाली जो पार्टी है उसको पंजाब में भी हुकूमत बना के दी जाती है और मरकज में भी हुकूमत बना के दी जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो नवाज शरीफ कहता था कि वोट को इज्जत दो, जो उसकी पार्टी कहती थी वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का मुतालबा करने वालों ने वोट की इज्जत और हुर्मत का कत्लेआम पाकिस्तान के अवाम की खुली आंखों के सामने दिन दहाड़े जिस दीदा दलेरी के साथ किया है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अली साहब, आज मियां नवाज शरीफ के घर जो इक्तदार के चिरागों से रोशन किया गया है, उन इक्तदार के चिरागों में
पाकिस्तान की अवाम का लहू जल रहा है। पाकिस्तान के अवाम के वोट की इज्जत, हुर्मत और तकद्दुस उन चिरागों में जल रहा है। पाकिस्तान की जमहूरियत उन चिरागों में जलाकर तो उन इक्तदार के चिरागों को रोशन उमर भाई किया ये गया है। बताइएगा कि नॉन लीग के अंदर भी अब आवाजें उठने लगी हैं। आपने देखा राना सनाउल्लाह हल्की हल्की बात करते हैं, जवेद लतीफ तो खुलेआम कहते हैं कि जी हमने इलेक्शन हारा, हमें खुद हुकूमत दी गई। तो जहां सबको जितवाया गया, ये जो लोग कैरेक्टर्स हैं इनको क्यों हरवाया गया? ये इसके अंदर क्या चल रहा है? देखें, इसका जो जवाब है वो तो बेहतर मैं समझता हूँ जवेद लतीफ साहब या राना सनाउल्लाह साहब ही दे सकते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब के मनसब पे इस वक्त आपको पता है मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं। पहले राना सनाउल्लाह साहब थे, तो ये कश्मकश भी तो हो सकती थी राना सनाउल्लाह की कामयाबी के बाद कि राना सनाउल्लाह साहब फिर से वजीर दाखिला के उम्मीदवार होते। बहरहाल ये तो इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन जहां तक 47 फार्म की जो बात आपने की है, ये तो आपके हल्के में क्या हुआ? क्योंकि आपके जो वालदा भी इलेक्शन लड़ रही थी और ये सारे मामला थे, वहां क्या सिचुएशन थी इलेक्शन वाले दिन भी? और फॉर्म 45 के लिहाज से क्या वोट थे और फॉर्म 47 के लिहाज से किसको जितवाया गया? देखिए, ये तो पूरी कौम जानती है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो 8 फरवरी को भारी अक्सरियत से इलेक्शन हार चुका है हमारी वालदा से। ठीक है। और हकीकत ये है कि सियालकोट की अवाम की एमएनए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालदा है। ठीक है। ये 9 फरवरी को ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो फॉर्म 47 के जरिए असेंबली के अंदर पहुंचे हैं। मैं इस पर ये समझता हूँ कि 8 फरवरी को ख्वाजा आसिफ जो है वो इलेक्शन आ रहा था, लेकिन 9 फरवरी को ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 की कामयाबी लेकर अपनी पूरी जिंदगी का जो सियासी कैरियर है वो हार गया। देखिए अली साहब, मैं आपको बताऊं, कामयाबी वो होती है, जीत वो होती है जो आपकी इज्जत में इजाफा करे। और वो कामयाबी नहीं होती जिस कामयाबी की वजह से आपकी झोली में पूरे मुल्क की गलाजत जो है वो आ जाए। ऐसी कामयाबी नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कामयाबी लेने के लिए वही लोग तैयार हो सकते हैं जिनके ज़मीर हकीकत में मर चुके हों, मुर्दा ज़मीर के हों, तो वही ऐसी कामयाबी लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये बताइएगा कि बानी चेयरमैन इस वक्त जेल में है, बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी के नए चेयरमैन है। पार्टी के अंदर भी इस तरह की बातें चलती रहती हैं, कोई वुकला की जानिब एक ग्रुप है, सियासी ग्रुप एक तरफ है। आपके इस वक्त देखने हैं पार्टी जो है क्या मुत्तहिद है? और दूसरा, बानी चेयरमैन के अंदर हालात, आप खबरें तो पहुंचती हैं, सारे बात करते हैं, वो इस टाइम जो है कोई बैकडोर, कोई राब्ते वगैरह चल रहे हैं कि मामला को कोई ठंडा किया जाए और आगे बात बढ़ाई जाए? देखिए, मैं अली आपको गुजारिश करूं, पहली तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ जो है वो एक मुत्तहिद है। हमारी पूरी जमात, पूरी पार्टी जो है वो मुत्तहिद है। और चूंकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, बड़ी पार्टी है, और जो बड़ी जमातें होती हैं उनमें हल्की फुल्की टुक जो है नोक झोंक वो होती रहती है। तो खुदा न खास्ता वो कोई ऐसा मसला या ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी जो है वो मुत्तहिद है। और इमरान खान साहब, मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से डटे हुए हैं। अच्छा। हाँ, पूरी तरह से डटे हुए हैं, मैं कौम को बताना चाहता हूँ। और इमरान खान साहब कोई 1% का जो 99 हिस्सा भी होता है ना, वो भी उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी नहीं है। मरीम नवाज साहिबा वज़ीर पंजाब है और कई लोग कहते हैं कि वो टिकटॉक वज़ीर पंजाब है। ज़मीनी इलेक्शन है इतवार को, अभी भी तरीके इंसाफ के जो फ्लैक्सीज हैं उतारे जा रहे हैं, तो ज़मीनी इलेक्शन में भी मुश्किलात होंगी। आप कैसे देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट को? और दूसरा, उनकी वज़ीर-ए-दाद कहती हैं कि वो तो 800 रुपये का सूट पहनते हैं। आप भी फैमिली वाले हैं, 800 रुपये का सूट कभी आपने अपनी फैमिली को लेके दिया? देखिए ना, यही इनकी यबड़ी हैं। मैं आपको बताऊं, यही इनकी यबड़ी हैं कि चले, अगर आपने कहना ही है, आप कौम को ये बताना चाहते हैं कि जी मरियम नवाज जो है वो कोई महंगे कपड़े नहीं पहनती, तो कोई 8-10 हज़ार कह ले। अब 800 रुपये का सूट, तो 800 रुपये तो मैं बीबी आपको बताऊं, इस वक्त एक बंदा जो है एक वक्त का खाना नहीं खा सकता।
एक बंदा एक वक्त का 800 रुपए में खाना नहीं खा सकता जितने में आप कह रही हैं कि वो। बहरहाल मैं इस पे क्या अर्ज करूं। रही बात उनकी परफॉर्मेंस की, देखिए अली, मुझे आप ये बताएं कि जब ये लोग मुंतहिब होके असेंबली में जाते हैं तो वहाँ हल्फ उठाते हैं, और वो हल्फ उठाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होके, और अल्लाह के नाम से शुरू होके वो हल्फ उठाया जाता है, और फिर आखिर में कहा जाता है कि अल्लाह ताला हमें इस मुल्क और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता करे। अब मुझे समझ नहीं आती कि फॉर्म 47 वाले ये जितने भी सारे लोग हैं, ये तो गासिब लोग हैं। यानी इन्होंने सबसे पहले तो जो डाका मारा वो अवाम के हक के ऊपर डाका मारा, वोटर्स के। दूसरा फिर इन्होंने उस उम्मीदवार की कामयाबी के ऊपर डाका मारा जिस उम्मीदवार को अवाम ने वोट दिए थे। तो क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो ऐसे गस्बों को ही आगे लाके को मुल्क को कौम की बेहतरी करना चाहते? अच्छा उमर भाई, आप जब जेल से रिहा हुए थे, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने एक सॉन्ग जो है वो भी गाया था, वो जरा अपनी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को और कारकुनों को एक बार दोबारा गा के सुनाए, वो क्या था? देखिए, मैं वो सॉन्ग जो है ना अक्सर जेल में रात को गुनगुनाया करता था, और उसकी वजह ये थी कि मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह महसूस कर सकता था कि हमारी वालदा जो जबर के जिन हालात में वो मुकाबला कर रही थी, निकली हुई थी, तो एक औरत के लिए इस जिंदगी के उम्र के इस हिस्से में वो किन हालात का कैसे मुकाबला कर रही थी और जंग लड़ रही थी। और मैं उनको ना खुद ही एक वहाँ गुनगुनाते हुए ट्रिब्यूट अपनी, आपके हाथ में परचम भी था। अब जब मैं घर आया था तो मैं जरूर सुनाता हूँ। और आई लव दीज वर्ड्स एक्चुअली। ये वो मेरे जज्बात हैं जो हमारी वालदा के लिए थे और हैं और हमेशा रहेंगे। ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम, तेरे बच्चे तुझको प्यारे, उम्र हो उस्मान, उम्र हो उस्मान। अब आप लोग तैयार हैं, तहरीक शुरू हो चुकी है, खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं? कोई आपका सियासी तज्जिया, क्योंकि आप कोर मेंबर्स के भी करीब हैं, सारा कुछ जानते हैं, क्लोज इस वक्त हैं पीटीआई के, ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदे। तो कल एक शादी पे भी आप गए हुए थे, वहां पे भी सारी सियासी लोग भी थे, तो क्या लग रहा है कब तक बाहर होंगे? क्योंकि मिनिस्टर गौर ने 9 मई से कहा था कि पहले आ जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए अली, मैं आपको कोई कंफर्म वक्त या डेट तो नहीं बता सकता। अलबत्ता मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी जेल जो है वो इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक कैद में नहीं रख सकती। और मैं अपनी अदलिया से यही अपील करूंगा कि इमरान खान साहब को जो है वो इंसाफ दिया जाए। कहीं वो वक्त ना आ जाए कि फिर पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो खुद उठ खड़े हों और जेल से जाकर खुद पाकिस्तान के अवाम जो है वो इमरान खान साहब को बाहर कोई बड़ा मैस ना हो जाए। हाँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि अदलिया को चाहिए कि वो खुद इमरान खान साहब को इंसाफ दें। उनके केसेस के जो फैसले हैं वो साफ शफाफ बुनियादों के ऊपर होना चाहिए। ये 6 जजेस के खत के बाद तो ये बात पूरी कौम के ऊपर यहाँ हो चुकी है कि किस तरह जो है वो इमरान खान साहब के केसेस के जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। ठीक हो गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी उमर डार साहब की, तमाम माजी की भी बातें की जाएं और अभी की भी जो है उसके ऊपर सियासी तज्जिया भी उन्होंने दिया है। और इमरान खान साहब के ऊपर भी जो सबसे अहम चीज़ है यही है कि अदलिया को चाहिए कि वो इमरान खान को रिहा करे और उनके जो केसेस है मेरिट पे सुने जाए। नहीं तो ये भी हो सकता है कि अवाम जो है फिर खुद नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो है उठ पड़े। एक बार पहले भी ऐसा मैस हो चुका है, तो दोबारा खदशा भी यही है कि ऐसा मैस ना हो जाए। आज के वीडियो के साथ, प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।